इसी बीच जो आरबीआई के नए गवर्नर आए हैं जी। उनका एक ऊपर तो स्टेटमेंट सिर्फ मैंने देखा था, अंदर पूरी न्यूज़ नहीं मेरे में पढ़ी मैंने। वो कह रहे हैं कि क्रिप्टो देश के लिए खतरा है, कुछ सोचना पड़ेगा, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। देखिए ऐसा है कि हर अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। हाँ। उनका पर्सपेक्टिव मॉनेटरी स्टेबिलिटी से है, राइट, बिकॉज ये एक क्रिप्टो एक पैरेलल उनके पर्सपेक्टिव से एक पैरेलल इकोनॉमी बना रहा है, बट मेरे पर्सपेक्टिव से एक अलग एसेट क्लास बना रहा है ये, ठीक है। तो उससे कोई लेना था नहीं, बट वो अंडरस्टैंडिंग का गैप है जो ओवर टाइम ब्रिज होती है। और बहुत सारे सेंट्रल बैंक से जिनका अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफरेंट था, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, सेंट्रल बैंक्स का पर्सपेक्टिव अलग होता है। बट ओवरऑल जैसे बाकी कंट्रीज में क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट करता है, विच इज आउटसाइड द सेंट्रल बैंक परव्यू। तो उनका पर्सपेक्टिव है, उनका पर्सपेक्टिव अपनी जगह ठीक है, बट अगर आप इसको जूम आउट करके लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे ना, तो दुनिया डिजिटाइज हो रही है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम भी डिजिटाइज हो रहा है, सब ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहा है। तो ये होना तो बिल्कुल जरूरी है, और धीरे धीरे गवर्नमेंट्स ओपन अप हो रही है, सेंट्रल बैंक। तो आप बता रहे हैं पूरी दुनिया के जो गवर्नमेंट थे पहले उनकी भी सोच ऐसी थी, अब वो बदल रहे हैं, वो रेगुलेशंस की तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। तो इंडिया भी धीरे धीरे इसी तरफ आएगा या आ रहा है, काम चल रहा है। ठीक है। जो आरबीआई गवर्नर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने स्टेटमेंट बोला था, उन्होंने एक पर्सपेक्टिव से बोला था, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट भी बोलता है कि इसको रेगुलेट क्यों नहीं करा जा सकता, रेगुलेट करने से सबका फायदा होगा। हाँ, तो ये सारी कंट्रीज में ये डिस्कशन चल रहा है। इनफैक्ट G20 जो G20 कंट्रीज हैं, सबने साथ में मिलके प्रण लिया है कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, और इनके बीच में जो रेगुलेशंस है ना, सबकी सिमिलर ही रहेंगी, अलग अलग नहीं रह सकती, बिकॉज ग्लोबल एसेट क्लास है। तो ये काफी मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि आने वाले सालों में सारी कंट्रीज इसको रेगुलेट करेंगी। हर किसी का रेगुलेट करने का तरीका अलग हो सकता है, बट रेगुलेशन बिल्कुल आने वाला है इसमें। ठीक है। एक बात बताइए सुमित कि सब लोग कहते हैं क्रिप्टो में बहुत पैसा है। हाँ, ये क्रिप्टो में बहुत पैसा है कैसे? एक आम आदमी को कैसे समझ में आया कि क्रिप्टो में कैसे पैसा बनाए? क्या सिर्फ ट्रेडिंग करके, इन्वेस्टिंग करके, कोई और भी जरिया होता है? देखो, क्रिप्टो में ना दो तरीके के लोग होते हैं। पहले सोचते हैं क्रिप्टो एक गैम्बलिंग है, स्पेकुलेशन है, जिसमें कि आप 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना बना सकते हैं। और दूसरे तरह के लोग होते हैं जो बोलते हैं यार ये तो स्कैम है, कुछ नहीं है, सब हवा है। बट ये दोनों गलत है। सही होता है बीच में, कि ये एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को आप समझ सकते हो, आप जानते हो, तो आप पैसा बना सकते हो। अब आप इन्वेस्टिंग करके भी कर सकते हो उसमें, कि आपने बाय किया, लॉन्ग टर्म उसको होल्ड किया, 5, 10 साल, 20 साल, जैसे आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हो। आप इसको ट्रेडिंग करके भी कमा सकते हो, कि आपने जैसे नॉर्मल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वैसे ही आप यहाँ पे भी ट्रेडिंग करके कमा सकते हो, सेम फंडामेंटल्स हैं। फिर इसमें स्टेकिंग कर सकते हो आप, जैसे आपको बैंक में एफडी मिलता है, एफडी में रिटर्न मिलता है, ऐसे यहाँ पे आपको डिफरेंट स्टेकिंग करके आपको यील्ड्स मिलती हैं, 4%, 5%, साल का 8%। समझाइए और कैसे होता है? ऐसा होता है जैसे आपके पास इथेरियम है, आप इथेरियम का आपने बाय करके रखा है, तो जैसे प्राइस ऊपर नीचे होगा वो आपको उतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। बट आप ये इथेरियम है, इसको आप स्टेक कर सकते हो, जैसे बैंक में एफडी डालना। तो जैसे आप बैंक में एफडी डालते हो कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो बैंक आपको प्रॉमिस करता है सर्टेन। तो ऐसे ही ब्लॉकचेन आपको एक यील्ड प्रॉमिस करती है, वो फिक्स होता है। हाँ, वो वेरिएबल होता है, बट रफली पता होता है 3%, 5% कितना मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन नेटवर्क, राइट। बट वो भी आपको इथेरियम का तो अपसाइड मिल ही रहा है, साथ में इथेरियम पे आपको यील्ड मिल रही है इथेरियम के टर्म्स में। फॉर एग्जांपल दोनों चीजें मिल रही है, दोनों चीजें मिल रही है उधर, एप्रिसिएशन भी मिल रहा है और उधर यील्ड भी मिल रहा है। बिल्कुल। और ये आप CoinDesk पे कर सकते हो, अगर आपको इथेरियम है। 99% लोगों को यही नहीं पता कि इथेरियम को मैं स्टेक करके एक इथेरियम को 1.05 इथेरियम कर सकता हूँ 1 साल के अंदर, नहीं पता होता लोगों को। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को नहीं पता होती, बट जिनको पता होता है वो फायदा उठाते हैं। मेरा ऑलमोस्ट 70-80% इथेरियम स्टेक्ड है। तो ये एक तरीका होता है पैसे कमाने का। एक और अच्छी चीज बताता हूँ आपको, क्रिप्टो के अंदर एक अच्छी चीज होती है कि अगर आपको इंटरनेट है ना आपके पास, और आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है, आपको इंटरनेट चलाना भी आता है अच्छे से, तो आप एयर ड्रॉप फार्मिंग कर सकते हो। मतलब आप बहुत सारे लोगों ने एप्लीकेशंस बनाई हैं, उसमें आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उसमें आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो जो प्रोटोकॉल है ना, जो एप्लीकेशन है, एक कंपनी मान लो, एक डिसेंट्रलाइज्ड कंपनी है, वो आपको उसके टोकन्स देती है। बिकॉज़ आप एग्जांपल समझाइए थोड़ा। एग्जांपल्स बताता हूँ कि लेट्स से एक प्रोटोकॉल आया, लेंडिंग बोरोइंग आवे, सपोज, ठीक है। अब उसमें आपने कुछ ट्रांजैक्शंस किए, आपने थोड़ा पैसा दिया, उसमें लिक्विडिटी दी, आपने लेंड किया, बोरो किया, वो सब किया। तो जितना आपने ट्रांजैक्शन किया ना, उसके प्रपोर्शन में आपको वो जो कंपनी है, जो प्रोटोकॉल है, वो आपको कुछ परसेंटेज ऑफ टोकन्स आपको एयर ड्रॉप करता है। एयर ड्रॉप मतलब आपको फ्री दे दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हजारों कंपनीज ने दिए हैं। जैसे हाइप करके एक है जिसमें मैंने बहुत ट्रेडिंग करता था, ठीक है। तो हाइपर लिक्विड है, डिसेंट्रलाइज्ड पर्प्स ट्रेडिंग प्रोटोकॉल है, और उसमें अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको आपके ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है, आपको टोकन्स मिलते हैं। तो मेरे को बहुत मिले थे,
टोकन्स, और वो अब 10 गुना और हो गए हैं। और ये कौन से टोकन होते हैं? ये उसके नेटिव टोकन्स होते हैं। अच्छा, तो उसी हाइव के टोकन native है। token, ठीक है। हाँ, तो इट्स लाइक मैं एक कंपनी चला रहा हूँ और कंपनी में जो अर्ली यूजर्स हैं, तो मैंने कंपनी की 2% इक्विटी मैंने अपने यूजर्स में बांट दी। तो अब वो जो यूजर्स हैं 2% जिनके पास वो टोकन है, इक्विटी है, वो मेरे अर्ली यूजर्स हैं जिन्होंने प्लेटफॉर्म को बड़ा करने में हेल्प करी है। तो मैं उनको इक्विटी देता हूँ, उनको मैं शेयर होल्डिंग देता हूँ, उनको मैं अपने टोकन्स देता हूँ। तो इसको, ये एयर ड्रॉप फार्मिंग काफी कॉमन है, बहुत सारे लोग करते हैं। इंदौर में इतने दोस्तों को जानता हूँ जो एयर ड्रॉप फार्मिंग कर करके करोड़पति बन चुके हैं। अच्छा, ऐसा? हाँ जी। तो क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती, आपको टाइम देना होता है, हाँ। आपको समझना होता है, सीखना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप कोई सीखेंगे, आप किसी चेन के बारे में सीखेंगे, कोई एप्लीकेशन पढ़ेंगे, कुछ वीडियो देखेंगे, तो आपको टोकन्स मिलते हैं। ठीक है। सिर्फ देखने से? आपको पता है पहले बिटकॉइन फॉसेट होते हैं, फॉसेट इंटरनेट पे, तो कुछ काम करने पे ना लोगों को बिटकॉइन फ्री मिला करते थे। ये 2010, 11, 12 लोगों को बिटकॉइन ऐसे मिलते थे, तब तो कुछ चलता भी नहीं था। तो वो कॉन्सेप्ट वहां से आया है, तो आज भी चलता है, आज भी आप अगर एयर ड्रॉप फार्मिंग सर्च करेंगे ना यूट्यूब पे, तो आपको पता चल जाएगा, लेटेस्ट वीडियोस देखेंगे आप तो पता चल जाएगा अपॉर्चुनिटीज कहाँ है। बहुत सारी वेबसाइट्स बना रखी है लोगों ने, एयर ड्रॉप हंटर, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां पे आपको पता चलता है अच्छा कौन कौन सी एयर ड्रॉप अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वहां पे जाके बस मेरे को ट्रांजैक्शंस करने होते हैं, प्लेटफॉर्म को सीखना होता है, समझना होता है क्या है, फिर आपको टोकन्स मिलते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज हैं। ओके। और बहुत है, मतलब सिर्फ ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नहीं है, बहुत ये सब भी अलग-अलग जरिया है। बिल्कुल। हर चीज है, जैसे कैपिटल मार्केट्स है ना, तो कैपिटल मार्केट्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। सिमिलरली ट्रेडिंग एक पार्ट है उसका, बट ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज है जिसमें आप कर सकते हो। अब जैसे इंटरनेट ने आया था, तो इंटरनेट ने आया तो 100 अपॉर्चुनिटीज खुली, जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लोगों ने साइबर कैफे भी खोले, भले वो कुछ टाइम के लिए चले, पर वहां पे भी खुला। गेमिंग स्टूडियो, बहुत सारी चीजें खुलती है हर नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ, लोग कंटेंट क्रिएटर्स बने। सिमिलरली इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए, पता चलना चाहिए क्या क्या तरीके हैं जिससे मैं उसको अपने एम्प्लॉयमेंट की तरह उसको काम में ले सकता हूँ। और फ्रीडम, दुनिया घूमते, बहुत सारे लोग जो दुनिया घूमते हैं और ये काम करते हैं और उनसे एनुअल उनकी पैसिव इनकम बनती रहती है और सेट है। अमेजिंग।